एक उड़ते हुए गुब्बारे पे क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वह नहीं, वह जो उसके अंदर है वही उसको ऊपर लेकर जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक गुब्बारे के अंदर हवा होती है और उस हवा के कारण ही वह आसमान को छूता है, इसी प्रकार एक इंसान के अंदर भी जुनून होता है और उस जुनून के कारण ही इंसान अपनी सफलता का मुकाम हासिल करता है। तो सभी को राम राम नमस्कार। मैं पी सामड़ो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम लेकर आए हैं ओनली फॉर एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज, जो कि इनसे क्वेश्चन पक्के आने हैं भाई। अगर ये सीरीज आप कंप्लीट करते हो, साथ साथ इनको देखते हो, तो आपके 2-4 नंबर हर सीरीज से क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं सेट 2 और सेट 1 हो चुका है और अब है सेट 2, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 31, बी 30, सी 33, डी 34। तो बताओ भाई। तो राइट आंसर आएगा डी, यानी 34 विश्वविद्यालय हैं। कहने का मतलब ये है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि महेंद्रगढ़ में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और 33 और यूनिवर्सिटी हैं। इसी प्रकार टोटल कितने हुए? 34। तो हरियाणा में कुल विश्वविद्यालय की बात की है इसने, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आता है। तो कुल विश्वविद्यालय हैं हरियाणा में 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्जामिनर पूछता है भाई। ऑप्शन है कैथल, नरवाना, जींद, उचाना। तो कोयल पर्यटन स्थल है, आपको आंसर बता देता हूँ, कैथल में। इसको याद कैसे करेंगे? इसमें भी कै आता है और कैथल में भी कै आता है। इसको कोऑर्डिनेट बना लेना भाई। कभी भी कोई चीज़ याद करनी हो तो उसको कोऑर्डिनेट बनाना मन में ही, उसका कोई मेथड याद करना कि इसको ऐसे याद किया जा सकता है, जैसे कैसे कोयल और कैसे कैथल। तो आंसर आएगा कोयल पर्यटन स्थल है जो कैथल में है। अब बात करते हुए नरवाना में कौन सा है? हरियाल पर्यटन स्थल नरवाना में है, हरियाल। अगर बात करें जींद की तो बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? जींद में। अब बात करें, ऑप्शन डी है उचाना। उचाना में कौन सा पर्यटन स्थल है? ओयोसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर है? उचाना के अंदर है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ए, यानी कैथल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। वाह क्या बात लिखी है। संघर्ष की जंग खुद से, यानी आपकी जंग अपने आप से है। आप मेहनत करते रहो, दिन रात आगे बढ़ते रहो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। कुल कितने चिड़ियाघर हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर आएगा सी, यानी 3 चिड़ियाघर हैं हरियाणा के अंदर। 2 के नाम है मिनी चिड़ियाघर और 1 का नाम है चिड़ियाघर। जो फर्स्ट है मिनी चिड़ियाघर वो है पिपली के अंदर, जो कि 1982 में स्थापना होती है। दूसरा चिड़ियाघर भी मिनी चिड़ियाघर है जो कि भिवानी के अंदर है, जिसकी स्थापना होती है 1982 में। एक और चिड़ियाघर है जिसकी स्थापना है रोहतक के अंदर, उसकी स्थापना होती है 1986 के अंदर। याद कर लेना, पिपली और भिवानी में मिनी चिड़ियाघर, जिनकी स्थापना 1 ही सन को होती है 1982 को, और एक बच गया चिड़ियाघर जो कि रोहतक के अंदर है, उसकी स्थापना होती है उनके 4 साल बाद 1986 को। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ककरोई सक्षम जल विद्युत योजना कहाँ पर स्थित है? तो भाई ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोरखपुर फतेहाबाद, बी यमुनानगर, सी ककरोई सोनीपत, डी झाड़ली झज्जर। तो राइट आंसर आएगा भाई इसका सी, यानी ककरोई सोनीपत। तो बात करते हैं इसकी मेगावाट अक्षमता कितनी है। इसकी अक्षमता है 300 मेगावाट और इसकी स्थापना कब होती है भाई? 1999 में।
किसकी? ककरोई सक्षम जल विद्युत योजना की। अब बात करते हैं गोरखपुर फतेहाबाद में कौन सी है भाई? इसमें है भाई गोरखपुर परमाणु नाभिकीय विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता है 2800 मेगावाट और इसकी स्थापना कब होती है? 2014 के अंदर। अब बात करते हैं यमुनानगर में कौन सी है भाई? दिन बिंदु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र, ये यमुनानगर में पड़ती है भाई। दिन बिंदु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र। एक और है पश्चिम यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। दिन बिंदु की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। स्थापना कब हुई? 2008 के अंदर। अगर बात की जाए पश्चिम यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब होती है? 1986 के अंदर। अगर उसकी मेगावाट क्षमता की बात करें तो 1600 मेगावाट। अब बात करते हैं भाई, एक ऑप्शन और बचता है जाड़ली झज्जर। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार बन चुका है भाई। यहाँ से दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं। एक है अरावली इंदिरा गांधी ताप विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। स्थापना होती है 2011 में। दूसरी का नाम है महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, जो कि क्षमता है 1320 मेगावाट। स्थापना हुई 2008 में। दोनों की दोनों जाड़ली झज्जर में है। अरावली इंदिरा गांधी भी और महात्मा गांधी भी। याद ऐसे कर लेना, गांधी वाली जो भी हैं, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी, दोनों की दोनों जाड़ली झज्जर में हैं। क्या बात लिखी है भाई? हीरे को कांचों में रखकर उसकी पहचान को मिटाया नहीं जाता। यानी अगर हम हीरे को कांच के अंदर रख देंगे, कई कांच रखे उनमें रख देंगे, तो उसकी पहचान को मिटाया नहीं जा सकता। उसका जो रूप होगा ना, वो अलग ही नजर आएगा कि हाँ ये हीरा है। इसी प्रकार हीरे बन जाओ, तैयारी करो, वही आगे बढ़ते रहो। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यही वही क्वेश्चन है, उत्तर भारत की मेगा परियोजना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र, बी महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, सी अरावली इंदिरा गांधी ताप विद्युत परियोजना, डी दिन बिंदु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र। तो राइट आंसर आएगा भाई ए, यानी राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र का दूसरा नाम क्या है? उत्तर भारत की मेगा परियोजना, जो कि रिलायंस के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें कोयला प्लस पानी दोनों से बिजली को तैयार किया जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र ये है खेदड़ गांव हिसार के अंदर, जिसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। स्थापना की बात की जाए तो 2010 के अंदर होती है। इस ऑप्शन की बात कर चुके हैं भाई, इसकी कर चुके हैं, जो कि दोनों कहां पर है? जाड़ली झज्जर के अंदर। दिन बिंदु की भी बात हो चुकी है, ये कहां पर है भाई? आपको ऑप्शन में बताना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दिन बिंदु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई हरियाणा में कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए 121 किलोमीटर, बी 91 किलोमीटर, सी 86 किलोमीटर, डी 99 किलोमीटर। तो राइट आंसर आएगा भाई बी, यानी 91 किलोमीटर। और 121 किलोमीटर पंजाब के अंदर है। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL का मुद्दा आपको सुना होगा, जो कि हमको जल नहीं दे रहा पंजाब, उस पर मुद्दा चला हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी कुल लंबाई कितनी हुई, तो कुल लंबाई की बात करें तो भाई 212 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 91 किलोमीटर हरियाणा के अंदर और 121 किलोमीटर पंजाब के अंदर बहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब क्वेश्चन बात करते हुए, पथराला बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक बांध से क्वेश्चन आंसर आपको देना है, क्वेश्चन पक्का आएगा इससे। ऑप्शन ए है यमुना नदी, बी घग्गर नदी, सी साहिबी नदी, डी मरकंडा नदी। तो राइट आंसर आएगा भाई ए, यानी यमुना नदी पर पथराला बांध है। आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ। यमुना नदी पर और कौन से बांध हैं? किसाऊ बांध, पथराला बांध और रेणुका बांध।
ये सभी के सभी बांध यमुना नदी पर हैं। पर अब घग्गर नदी की बात करें तो भाई घग्गर नदी पर कौशल्या बांध, द्रगाना बांध, दीवानवाला बांध और छामला बांध घग्गर नदी पर स्थित हैं। और सी की बात करें तो साहिबी नदी पर मैसानी बैराज, मैसानी बैराज किस पर स्थित है? साहिबी नदी पर। ये किस जिले के अंदर है? रेवाड़ी के अंदर। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। साहिबी नदी की सहायक नदी का नाम बताओ। तो राइट आंसर आएगा भाई सोता। सोता नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा बांध यमुना नदी पर स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। जो यमुना नदी पर बांध है, एक कौशल्या बांध नहीं है, बाकी सभी के सभी बांध, तीनों के तीनों बांध किस नदी पर हैं? यमुना नदी पर हैं भाई। कौशल्या बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा बांध घग्गर नदी पर नहीं है? कहने का मतलब है कि 3 बांध हैं और एक बांध घग्गर नदी पर नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे भाई, ऐसे ही कोऑर्डिनेट करेंगे जैसे मैंने आपको बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं कौशल्या बांध, द्रगाना बांध, छामला बांध या वीरराज बांध। तो राइट आंसर आएगा डी, यानी वीरराज बांध घग्गर नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर है भाई? अगर इस पर क्वेश्चन पूछे तो ये है मारकंडा नदी पर, जो कि मारकंडा नदी है, अंबाला में प्रवेश करती है, जिसकी सहायक नदियां हैं रन हुई, बेगना हुई और एक नाम और लेते हैं नकटी। ये तीनों की तीनों सहायक नदी हैं मारकंडा नदी की। और इस पर वीरराज बांध है जो कि सिरसा के अंदर है। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत अच्छा बनेगा कि वीरराज बांध किस जिले में है? तो वो है वही सिरसा के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। सरस्वती और घग्गर नदी का संगम किस राज्य में हुआ माना जाता है? ये इस क्वेश्चन इसलिए डाला है भाई क्योंकि सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, उसकी खोज जारी है, पर इसलिए हुआ माना जाता है लिखा है। सरस्वती और घग्गर नदी का संगम किस राज्य में हुआ था, ऐसे लिख लें भाई। तो ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आएगा भाई सी, यानी पंजाब के अंदर यानी संगरूर के पास सरस्वती और घग्गर नदी आपस में मिल जाती हैं, पर दोबारा फिर हरियाणा में प्रवेश कर जाती हैं फतेहाबाद साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भाई। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए टांगरी, मारकंडा, साहिबी, डी है ए और बी। तो राइट आंसर आएगा डी, यानी टांगरी और मारकंडा किसकी सहायक नदी हैं? सरस्वती नदी की सहायक नदी हैं, दोनों की दोनों। पर साहिबी नदी की दूसरी सहायक नदी कौन सी है? खुद साहिबी नदी की सहायक नदी है सोता, पर टांगरी और मारकंडा सरस्वती की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। हरियाणा में शीत ऋतु का औसत तापमान कितना होता है? शीत ऋतु की बात की है भाई इसने। 12 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 और 15। तो राइट आंसर आएगा भाई ए, यानी 12 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु का तापमान होता है हरियाणा के अंदर। अगर बात करें कि ग्रीष्म काल का औसत तापमान कितना होता है, तो उसमें आएगा 35 डिग्री सेल्सियस, पर शीत ऋतु में 12। दोनों को याद कर लेना भाई। अगर एक बार औसत तापमान पूछा था कि हरियाणा में शीत ऋतु में औसत तापमान, तो वो 12 डिग्री सेल्सियस आएगा, उसमें 15 डिग्री सेल्सियस मत लगाना भाई। HSS ने सही माना था 12 डिग्री सेल्सियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? ए दक्षिण पश्चिमी भाग में, बी उत्तर पूर्वी भाग में, सी पूर्वी भाग में या दक्षिणी भाग में। तो राइट आंसर आएगा भाई बी, यानी उत्तर पूर्वी भाग में। जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है यानी उत्तर प्रदेश के साथ लगता हुआ
और उस साइड पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगता हुआ ऊपर वाला जिला जो उत्तर में है, और एक पूर्व में जो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, उस हिस्से में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। पर सबसे कम की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो हमारे महेंद्रगढ़ का हिस्सा है, रेवाड़ी का हिस्सा है, मेवात का हिस्सा है, जो हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, उस हिस्से में कम बरसात होती है और सबसे अधिक उत्तर पूर्वी भाग में बरसात होती है। अब बात करते हैं रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मृदा प्रदन, बी हल्की मृदा, सी सूक्ष्म भूमि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेंगती हुई मृत्यु का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी का कटाव होता है, हवा को तेज चलने से जो कटाव होता है मिट्टी का, वो क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। उसका दूसरा नाम दिया हुआ वही हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल M.L. बारगो के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र लगता था या छूता था। ऑप्शन है पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। तो राइट आंसर आएगा भाई बी, यानी दक्षिणी भाग को हरियाणा के जो दक्षिणी भाग है उसको मानता है इतिहास, यानी कर्नल M.L. बारगो के अनुसार वो मानते हैं कि एक समय पर हरियाणा को भी समुद्र लगता था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, जैसे ये पुट किया हुआ है भाई, सेम ऐसे ही पूछेंगे। सपनों का क्या है वह तो आते रहते हैं, दृढ़ निश्चय ही सफलता है। यानी सपने तो आपको सोने के बाद भी आएंगे भाई, पर आपको जो सपने आप खुली आंखों से देखते हो और उनके लिए जीते हो, दिन रात मेहनत करते हो, वही आपका सफलता का वजूद है। इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु कैसी जलवायु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है भाई। अगर बात करें ऑप्शन ए महाद्वीपीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। तो राइट आंसर आएगा भाई ए, यानी महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की। वो कैसे, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, यानी 8-9 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान आ जाता है, पर गर्मी पड़ती है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए दोनों के मौसम को जो होता है तालमेल होता है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड, उसी को महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। तो हरियाणा की जलवायु कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, हरियाणा का अधिकतम भाग कैसे मृदा से प्रधान युक्त है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मृदाएं तो सभी हैं, ये ऑप्शन में दी हुई हैं, बालू मृदा, कछारी मृदा, हल्की मृदा, सोलर चिक्का मृदा। तो वही हरियाणा के अधिकतम भाग में कछारी मृदा पाई जाती है, जिसको कछारी मृदा बोलते हैं, इससे युक्त है। पर बात करें बालू मृदा भी है हरियाणा में, हल्की मृदा भी है, और जैसे सोलर चिक्का मृदा है वही क्वेश्चन में, तो सोलर चिक्का मृदा थानेसर जो फतेहाबाद का क्षेत्र है ना, उस कुछ क्षेत्र में ही सोलर चिक्का मृदा पाई जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मारकंडा नदी जो बाढ़ के मैदान बनाती है, बाढ़ के मैदान बनाती है, उस मैदान को क्या कहा जाता है, ये वो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नेली, बी बेट, सी चो, डी बावड़ी। तो आंसर आएगा यानी बी, यानी जो बाढ़ के मैदान बनाती है उसको बोलते हैं बेट। क्या बोला जाता है, बेट। पर जो गग्गर नदी बनाती है उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं नीली। यानी मारकंडा बनाएगी बेट, गग्गर बनाएगी नीली। पर जो शिवालिक पहाड़ियों में बारहमासी नदियों द्वारा बने गहरे गड्ढों को पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। यानी जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनमें जो गहरे गड्ढे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, चो। और बावड़ी आपको पता है, ये बालू के टिल्लों में जो गड्ढे हो जाते हैं जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जिनको डांठ या बावड़ी भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, शिवालिक पहाड़ियों में बारहमासी नदियों द्वारा बनाए गए गहरे गड्ढों को क्या कहा जाता है। इसके बारे में बात हो चुकी है भाई। तो राइट आंसर आएगा
चो कहा जाता है इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हरियाणा का मानचित्र किस देश के मानचित्र से मिलता जुलता है? यानी जो हमारे हरियाणा का मैप है वो किस देश के मैप से मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांस है भाई। ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ब्रिटेन, डेनमार्क या म्यांमार। तो इसमें आंसर आएगा डेनमार्क जो देश है ना, उस देश से हमारा हरियाणा का मैप मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाता है भाई उद्योग से क्वेश्चन। एशियन पेंट उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भिवानी, बी झज्जर, सी बहादुरगढ़, डी रोहतक। तो राइट आंसर आएगा जो एशियन पेंट की जो फैक्ट्री है वो हमारे रोहतक के अंदर है। तो राइट आंसर आएगा भाई डी यानी रोहतक। नेक्स्ट बात करते हैं 2018-19 के अनुसार, करंट की बात है, के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपमंडल हैं? मैंने ये करवा दिए हैं, ये आंकड़े जो प्रशासनिक संरचना है हरियाणा की वो करवा चुके हैं, पर उसमें मैंने आपको 72 बताया था, पर ये 2018-19 के अनुसार पूछा है, नए आंकड़े पूछे हैं। तो इनके अनुसार हरियाणा में 74 उपमंडल हैं भाई। पर मंडल की बात की जाए तो मंडल तो 6 ही हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखना। हरियाणा में सबसे कम उम्र में बनने वाले युवा मंत्री कौन थी? लेडीज की बात की है भाई। ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी, चांद कौर या इनमें से कोई नहीं। जो सबसे पहली बार युवा मंत्री बनी थी 25 साल की, जो कि अंबाला में पैदा हुई थी, उसका नाम सुषमा स्वराज था, जो कि अब भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। ये सबसे युवा मंत्री बनने वाली हरियाणा में सुषमा स्वराज थी। पर सुचेता कृपलानी का भी हरियाणा से संबंध था। ये उत्तर प्रदेश में बनने वाली महिला थी, जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी। सी की बात की जाए तो चांद कौर, ये सबसे युवा इलेक्शन लड़ने वाली महिला थी, जो कि सबसे कम उम्र में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। राइट आंसर आएगा भाई ए यानी सुषमा स्वराज। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा अब कौन सी है? अब की बात की है इसने, तो अब आंसर आएगा सी यानी पंजाबी है। हरियाणवी दूसरी भाषा नहीं है, नहीं है हमारी हरियाणवी, वैसे बोली है पर भाषा नहीं है, लिखित में नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तमिल की बात करें तो तमिल के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। इसी प्रकार 1970 में जब बंसीलाल का शासनकाल था, तब तमिल भाषा को लागू करने वाले बंसीलाल थे। यानी 1970 की बात है, जब बंसीलाल का शासनकाल था तो उसको दूसरी भाषा का दर्जा दिया था उन्होंने तमिल भाषा को। पर ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल आते ही उसने उसको हटा दिया। यानी बीच में कोई भी दूसरी राजकीय भाषा नहीं रही। फिर 2010 की बात है, ध्यान से सुनना भाई, 2010 की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासनकाल आता है। उन्होंने दूसरी भाषा का दर्जा, दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा पंजाबी को दिया। क्वेश्चन ध्यान रखना, 1970 में तमिल भाषा थी, हटा दिया किसने? ओम प्रकाश चौटाला ने। लागू किसने किया था? बंसीलाल ने। पर दूसरी राजकीय भाषा नई किसने लागू की? इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में। कौन सी की? पंजाबी। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? पंजाबी। इससे मिला जुला बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जिसमें बंसीलाल की बात की थी और उसमें आंसर आया था भाई तमिल भाषा का। तो राइट आंसर आएगा उसमें तमिल और इसमें पंजाबी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है? उदयभानु हंस को कहा जाता है, जिन्हें हिंदी कवि रुबाई सम्राट भी कहा जाता है। उदयभानु हंस को, जिसकी रचनाएं हैं देशों में देश हरियाणा, संत और सिपाही, शंख और शहनाई, बेड़ियों के ढंग, हंस और मुक्तावली। ये उदयभानु हंस की रचनाएं भी, जो कि हरियाणा के पहले राज्य कवि थी। अब बात करते हैं भाई राजा राम शास्त्री की।
राजा राम शास्त्री की रचना है ईंट की खेती, झाड़ू फेरी और बारहमासा। ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? राजा राम शास्त्री की। अब बात करते हैं श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, इन्हें हरियाणा का इतिहास पुरुष भी कहा जाता है, नवरत्न ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, और इनकी रचनाएं हरियाणा तिलक जैसी रचनाएं भी हैं। ये श्री राम शर्मा की हैं। तीनों के तीनों नाम इनको ही दिया जाता है, हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास पुरुष और नवरत्न ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा को कहा जाता है। चौरंगीनाथ, जो बाबा मस्तनाथ का मठ है उसके रचनाकार चौरंगीनाथ थे, वही स्थापना करने वाले, और इनकी भी एक अपनी रचना है जिसका नाम है प्राण सांकली। प्राण सांकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किताब उल हिंद में किस सरोवर का वर्णन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ब्रह्म सरोवर, बी ज्योतिसर, सी अग्रोहा, डी पांडुपिंडारा। तो राइट आंसर आएगा भाई ए, यानी ब्रह्म सरोवर का वर्णन किताब उल हिंद किताब में किया गया है। इसके रचनाकार थे अल बुरूनी, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन इस किताब में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, हरियाणा का नवरत्न किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं बात कर चुका हूं इसके बारे में। ऑप्शन ए उदय भानु हंस, बी लक्ष्मीचंद, सी श्री राम शर्मा, डी अशोक भाटिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा सी श्री राम शर्मा। लक्ष्मीचंद का आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, कलाकार हुए हैं। और अशोक भाटिया, पहली रचना लिखने वाले कलाकार अशोक भाटिया, समुद्र का संसार, जिसकी रचना है अशोक भाटिया की रचना है ये समुद्र का संसार। ये एग्जाम में आ चुकी है भाई और आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है? तो यहाँ से तो ऑप्शन ए हरिप्रभा, बी हरिगंधा, सी शबदबूंद, डी जमुना तट। तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम है हरिप्रभा। हरिप्रभा ये संस्कृत की है भाई। हरिगंधा किसकी है? हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसकी पत्रिका का नाम है हरिगंधा। अगर बात करें शबदबूंद, यह है हरियाणी पंजाबी साहित्य अकादमी, जो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी है उसकी पत्रिका का नाम है शबदबूंद। पर जमुना तट हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम है जमुना तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पत्रिका का क्या नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए हरिभूमि, हरियाणा खेती, हरियाणा संवाद, हरियाणा माटी। तो राइट आंसर आएगा भाई बी, यानी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर उसकी पत्रिका बहुत ही अच्छी पत्रिका है और उसके बारे में एग्जाम में पूछते हैं। तो पत्रिका का नाम है हरियाणा खेती। हरिभूमि 1996 में हरियाणा का पहला समाचार पत्र था हरिभूमि। और हरियाणा संवाद यह था सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका है हरियाणा संवाद। और डी ऑप्शन वैसे डाला हुआ है हरियाणा माटी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्या पता अगले कदम पर ही सफलता हो, कितने चलिए चलते रहिए, यानी कहाँ पर भी चलिए चलते रहिए, क्या पता अगले ही कदम पर आपकी सफलता निश्चित हो, तो रुकिए मत चलते रहिए। इसी प्रकार आखिरी क्वेश्चन, शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कैथल, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी नरवाना। तो राइट आंसर आएगा भाई ए, यानी कैथल के अंदर शेख तैयब का मकबरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण अकबर शासक द्वारा करवाया गया था। अगर बात करें कि पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा है और अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा है। जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो 1526 में बाबर के साथ युद्ध में मारा गया था इब्राहिम लोदी, और उसको वहीं पर दफनाया गया था और वहीं पर उसका मकबरा भी बना हुआ है।
तो इसी प्रकार आज की ये सीरीज कंप्लीट होती है भाई। सभी को धन्यवाद। राम राम।